नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है आशुतोष कुमार अनवर में। दिल्ली सल्तनत के हम भाग 2 को आज देखेंगे। हमने नासरुद्दीन तक पढ़ा था और आगे हम लोग को गियासुद्दीन बलबन पढ़ना था। तो आइए शुरू करते हैं गियासुद्दीन बलबन और उसके आगे के शासकों के बारे में जानने के लिए। गियासुद्दीन बलबन ने 1266 ईस्वी से 1289 ईस्वी तक शासन किया। बलबन का मूल्य नाम बहाउद्दीन था। बलबन एक सुन्नी मुसलमान था। वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। बलबन इल्बरी वंश का तुर्क था। मंगोलों ने बचपन में बलबन को बेचा था। बलबन के शासन का आधार कुरान था। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। वहीं बहराम शाह के समय वह अमीर ए आखुर के पद पर था और नासरुद्दीन महमूद के समय बलबन नायाब ए ममलिकात एवं अमीर ए हाजिब के पद पर था। गियासुद्दीन बलबन के अनुसार सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्राप्त किया गया होता है, इसलिए सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन के राजत्व का सिद्धांत नायाब खुदाई कहा जाता है। बलबन ने जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि को धारण किया। जिले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया होता है। बलबन के अनुसार सुल्तान का पद पैगंबर के बाद आता है। बलबन ने ईरानी दरबार की तरह अपने दरबार को भी भव्य बनाया। बलबन ने सिजदा एवं पायबोस की पद्धति को चलाया। उसने ईरानी पद्धति के अनुसार नौरोज का त्योहार शुरू किया। उसने लौ एवं रक्त की नीति को चलाया। बलबन ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया। बलबन ने अपने को अफरासियाब का वंशज बताया। अफरासियाब एक ईरानी हीरो था। बलबन का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी था। बलबन ने अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। 1285 ईस्वी में तमल के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण बलबन के शासनकाल में हुआ। मंगोलों के आक्रमण में बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया। बलबन ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को शहीद ए आजम की उपाधि प्रदान की। बलबन के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है तुगरिल खान। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि बलबन के शासनकाल में इतना इसको महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है। तुगरिल खान बंगाल का शासक था। वह बलबन का दास था। उसने सुल्तान मुगुसुद्दीन की उपाधि को धारण किया। उसने 1289 ईस्वी में बलबन के खिलाफ विद्रोह किया। तुगरिल खां का विद्रोह किसी दास द्वारा अपने स्वामी पर विद्रोह की प्रथम घटना थी। बलबन ने तुगरिल खां के विद्रोह को दमन करने के लिए पहली बार राजधानी से बाहर निकला था। बलबन ने बंगाल अभियान के क्रम में मेवाती डाकुओं का दमन किया। बंगाल अभियान में बलबन के साथ उसका पुत्र बुगरा खां शाह था। बलबन ने बुगरा खां शाह को बंगाल का सूबेदार बनाया। बलबन ने दीवान आरिच यानी सैन्य विभाग तथा दीवान विजारत यानी राजस्व विभाग के साथ दीवान बरीद यानी गुप्तचर विभाग की स्थापना की। बलबन ने सैनिकों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई। बलबन की मृत्यु अपने पुत्र शाहजादा मोहम्मद के शोक में 80 वर्ष की अवस्था में 1289 ईस्वी में हो गई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता या टीटीए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का विकास किया। अमीर खुसरो का गुरु निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया ने
अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह की उपाधि को प्रदान किया था। अमीर खुसरो ने 9 शासकों के शासनकाल को देखा था। उसने ईरानी वाद्ययंत्र तंबूरा तथा भारतीय वाद्ययंत्र वीणा को मिलाकर सितार का निर्माण किया। खुसरो ने साहजगिरी एवं तिलहक जैसे रागों का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने कव्वाली गायन शैली को प्रचलित किया। उसने निम्नलिखित फारसी अरबी राग शैली का विकास किया, जिसमें पहला है ए मन, दूसरा है सनम और तीसरा है गोरा। उसने सबक हिंदी एवं हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया। अमीर खुसरो ने कई सारी किताबों की रचनाएं की। उनमें पहला है नूर सिपी, मिता, तुगलकनामा, लैला मजनू, किरान ए सौदान, खजाइल उल फतू, देवल रानी खिज खां, आशिका, श्री फरहार। अमीर खुसरो ने पहली बार खुलकर हिंदी का प्रयोग किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। गियासुद्दीन बलबन ने कैकुबाद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कैकुबाद ने गैर तुर्क सरदार जलाउद्दीन खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया। कैकुबाद ने किलोखरी महल को बनवाया। कैकुबाद के लकवाग्रस्त होने के बाद उसका 3 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन क्यूरमस शासक बना। जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूरमस की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। इसके बाद शुरू होता है, वहां से गुलाम वंश खत्म हो जाता है और यहाँ शुरू होता है खिलजी वंश, जिसने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। और इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने गुलाम वंश के शासक क्यूरमस की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने 13 जून 1290 को किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। शासक बनने से पूर्व खिलजी सामना का गवर्नर था। उसने किलोखरी को अपना राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने कहा कि शासन का आधार शासितों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी के समय मलिक छज्जू अवध एवं मणिपुर का गवर्नर था। मलिक छज्जू ने अपने नाम का खुतबा पढ़ा एवं मुगुसुद्दीन की उपाधि को धारण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने सिद्दी नामक मौला को मृत्युदंड दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मंगोलपुरी को बसाया। जलालुद्दीन खिलजी के समय उलूग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। उलूग खां चंगेज खां का नाती था। जलालुद्दीन के समय अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वाकुफ यानी व्यय के कागजातों को देखने वाला इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो एवं हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का एक सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आरंभ होता है। उसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी यानी 20 सालों तक शासन किया। उसके शासनकाल में प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई, उसके जीवन के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आइए। जलालुद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसाब था। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद दोनों था। वह शासक बनने से पूर्व कारा का गवर्नर था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया। उसने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी की उपाधि को धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने यामीन उल खिलाफत यानी खलीफा का दाहिना हाथ तथा नासिर अमीर उल मोमिन यानी खलीफा का सहायक इसने उस उपाधि को धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी के 2 प्रमुख लक्ष्य थे। पहला,
सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना और दूसरा नए धर्म को चलाना। अलाउद्दीन ने अपने दोनों विचार अपने मित्र और दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क के कहने पर त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को चलाया। उसने दाग एवं चेहरा प्रणाली को चलाया। दीवान मुस्तकराज यानी यह जो विभाग था बकाये राशि की वसूल करता था एवं दीवान रियासत यह विभाग व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। दीवान मुस्तकराज एवं दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी भूमि माप कराने वाला प्रथम सुल्तान था। जियाउद्दीन बर्नी ने भूमि माप को अलाउद्दीन खिलजी के भूमि माप को मशाहत कहा है। उसने भूमि माप की अलाउद्दीन खिलजी के भूमि माप की इकाई वफा ए बिस्वा था। वफा का अर्थ उपज एवं बिस्वा का अर्थ बीघे का 20वां भाग होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्पा और 2 अस्पा प्रणाली को चलाया। एक घोड़ा रखने वाले को एक अस्पा एवं 2 घोड़ा रखने वालों को 2 अस्पा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजकीय भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। राजकीय भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। उसने भू राजस्व से मध्यस्थों यानी बिचौलियों का अंत कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या होता था? भू राजस्व का 10% हिस्सा हकूक एक खोती कहलाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार के अधीक्षक को शाहना ए मंडी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय किसानों से वसूला गया कर किस्मत एक खोती कहलाती थी। उसने हकूक एक खोती एवं किस्मत एक खोती पर पाबंदी लगा दिया। भू राजस्व उपज का आधा यानी 50% था। भूत, मखदूम एवं चौधरी भू राजस्व वसूल करने वाले मध्यस्थ थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय काला बाजारी रोकने वाले अधिकारी को राय परवाना कहा जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व को खराज कहा जाता था। युद्ध में लूटे गए माल को खम्स कहा जाता था। खम्स में राज का हिस्सा 4/5 एवं सैनिकों का हिस्सा 1/5 होता था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था। इन विषयों में दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था अलाउद्दीन खिलजी। अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। बिचौलियों के अधिकार छीनने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अस्थायी एवं विशाल सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने अपने सेना को मंगोल पद्धति पर संगठित किया। उसने 10,000 सैनिकों के टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। उसने 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। पहला गल्ला बाजार, यह अनाजों की मंडी थी। दूसरा सराय आदि, यह वस्त्र बाजार था। और तीसरा घोड़े, मवेशियों एवं दासियों का बाजार। उसने राजत्व को धर्म से अलग कर दिया। अलाउद्दीन के अनुसार, मैं नहीं जानता कि शरीयत के अनुसार क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं राज्य कल्याण के लिए जो आवश्यक समझता हूँ उसे आदेश देता हूँ। यह अलाउद्दीन खिलजी का कथन है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाइयों को निम्नलिखित उपाधि को प्रदान किया। एक तरफ भाई और दूसरे तरफ उपाधि। पहला भाई है अलमारू बेग, उसने उसे उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। दूसरा भाई नुसरत जलेश्वरी, उसने नुसरत खां की उपाधि प्रदान की। मलिक यूनुस, यह तीसरा भाई था और इससे जफर खां की उपाधि प्रदान की अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथा भाई था संजर, जिसे आलम खां की उपाधि से नवाजा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार। एक तरफ अभियान और दूसरा तरफ वर्ष। पहला अभियान गुजरात का अभियान था, उसने 1298 ईस्वी में किया। रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी। द्वार समुद्र अभियान 1301 ईस्वी में ही। चित्तौड़ का अभियान, यह फेमस अभियान है, 1303 ईस्वी।
और इसी पर पद्मावत फिल्म भी बना है। मालवा अभियान 1305 ईस्वी, देवगिरी का दूसरा अभियान 1307 ईस्वी, सिवाना का अभियान 1308 ईस्वी, पांडे एवं जावलक के अभियान 1311 ईस्वी, देवगिरी का तीसरा अभियान 1313 ईस्वी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुजरात का अभियान, जिसने उसे 1298 में किया। आइए पढ़ते हैं। अलाउद्दीन के समय गुजरात का शासक रायकरण बघेल था। उसके गुजरात अभियान का नेतृत्व उलूग खां एवं नुसरत खां ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रायकरण बघेल की पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया और कमला देवी को उसने मल्लिका जहां बनाया। रायकरण बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ शरण लिया। देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन के बेटे फिरोज खां के साथ हुआ और इन दोनों से अमीर खुसरो ने देवल रानी फिरोज खां ग्रंथ की रचना की। अलाउद्दीन ने अपने गुजरात अभियान के क्रम में जैसलमेर को जीता एवं सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद आता रणथंभौर अभियान, जो 1301 में किया। अलाउद्दीन के समय रणथंभौर का शासक राणा हमीद देव था। रणथंभौर अभियान का नेतृत्व उलूग खां एवं नुसरत खां ने किया। इस अभियान में नुसरत खां मारा गया। रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। अमीर खुसरो ने रणथंभौर में स्त्रियों द्वारा जौहर व्रत का चित्रण किया है। अमीर खुसरो द्वारा जौहर व्रत का चित्रण करना किसी समसामयिक लेखक द्वारा प्रथम चित्रण का उदाहरण है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अभियान चित्तौड़ का अभियान आता है, जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।